नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जो देख रहे होंगे रोज करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है। मैं काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ करंट अफेयर लेके। चलिए तो बिना देरी किए हुए आज जो है 10 तारीख का जो है 10 मई का जो है करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है भाई, मोटिवेशन। जुनून जुनून भी होना चाहिए कामयाब होने के लिए, सोचता तो हर कोई है। हर कोई सोच लेता है मैं ये वाला पेपर निकाल लूंगा, वो वाला पेपर निकाल लूंगा, या फिर मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। पर उसके लिए एक जो विश्वास होता है, एक जुनून होता है, एक उम्मीद होती है, एक दृढ़ता होती है, वो किसी के पास नहीं होती। और अगर ये सब चीजें जो एक साथ आ जाए या जुनून आ जाए, तो वो रात में जो बोलते हैं, रात में हम सो भी नहीं सकते। अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो रातों में भी वो चीज आती है। वो एक जुनून होता है। अगर आपको पढ़ने के प्रति कोई जुनून नहीं है तो आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए तो आज का जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। ईरान, भूटान, नेपाल, इराक। देखिए पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि कौन से देश की कोई संसद है उसमें समलैंगिक जो संबंध है, मतलब जो महिला महिला जो आप देख रहे हो आजकल बहुत चल रहा है कि पुरुष पुरुष संबंध वैवाहिक संबंध रखते हैं, या फिर महिलाएं जो साथ में रह के वैवाहिक संबंध रखते हैं, उनके बारे में बात चल रही है। तो समलैंगिक जो संबंध है वो अपराध, मतलब वहां पर जो है अपराध ठहरा दिया गया है, अपराध बता दिया गया है इस चीज को। तो वो विधेयक है वो किस देश में पारित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो आंसर है वो है इराक। इराक ऐसा देश है जहां पर जो समलैंगिक संबंध है उसको सही नहीं ठहराया गया है, उसको जो है सामाजिक रूप से अवैध घोषित कर दिया है। कौन सा देश है भाई, वो जो है इराक। इराक जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। मध्य एशिया महाद्वीप जो है वहां वहां पर ये स्थित है इराक। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं। इसका आंसर आप सभी को पता चल गया, इराक। इराक की संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। कौन सा देश, इराक, ठीक है। चलिए यह विधेयक धार्मिक मूल्यों के आधार पर यह विधेयक धार्मिक मूल्यों के आधार पर इराक के संसद द्वारा पारित किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे धर्म में भी कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। आपने कहीं भी पढ़ा हो तो वहाँ के जो धार्मिक मूल्य हैं वहाँ पर ये बात सटीक नहीं बैठती, या वहाँ के जो वृद्ध जन है वहाँ के उनके विचारों के लिए ये सटीक बात नहीं उनके लिए नहीं बैठती। इसलिए वहाँ की संसद जो है धार्मिक जो मान्यता है उनके लिए समलैंगिक जो संबंध है अवैध घोषित कर दी है, उसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। चलिए अब क्या है, विधेयक के तहत उल्लंघन करने पर 7 वर्ष कैद की सजा, 7 वर्ष आपको कैद होगी और ये अनिवार्य रूप से होगी, जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। 7 वर्ष तो अनिवार्य है, अगर उसको बढ़ाना चाहे तो 15 वर्ष तक इसकी सजा बढ़ सकती है, ये 15 वर्ष भी हो सकती है। चलिए अब इराक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इराक के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इराक जो है उस देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। मध्य पूर्व एशिया में स्थित देश है जो इराक देश है, वो कहाँ पर है, मध्य पूर्व एशिया में ये स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है, बगदाद। क्या है भाई, बगदाद जो है इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, इराकी दिनार। इसकी मुद्रा क्या है, इराकी दिनार। और इसके जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, ये जो है गलत है, इनका जो ये जो इब्राहिम राइसी जो है वो ईरान के हैं। कहाँ के हैं भाई, ईरान के। और हम किसकी पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं इराक के पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आप इसको मिटा लीजिए और इसका इनका जो नाम है वो लिख लीजिए, अब्दुल लतीफ राशिद। इराक के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, अब्दुल लतीफ राशिद। और जो हमने इब्राहिम राइसी इसमें जो लिख रहा था मिसप्रिंट है, और वो जो राष्ट्रपति हैं वो किसके हैं, ईरान के। कहाँ के हैं, ईरान के। चलिए इसको आप सुधार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल याद रखें आप सभी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइए क्या पूछा गया है, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला, क्या भाई कौन सी शिल्प कला है भाई, कपड़ा शिल्प कला जो है उसका नाम क्या है, अजरक। अजरक जो है उसको जीआई टैग
दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित है, या किस राज्य को दिया गया है, या किस राज्य में ये शिल्पकला होती है। चलिए इसका जो आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में जो है अजरक नाम की कपड़ा एक शिल्पकला है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आप सभी जानते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। क्या है? भौगोलिक संकेत या जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अगर ये कोई उत्पाद अगर दिया गया है इस शिल्पकला को, तो इसका मतलब ये है कि जीआई टैग दे दिया गया है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र को हम इस शिल्पकला से पहचानेंगे, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है भौगोलिक संकेत। अगर ये हो रहा है वहाँ, तो हम इस जैसे मथुरा के हम पेड़े बोलते हैं, तो पेड़ों के नाम से हमें मथुरा ही याद आता है, तो वो एक भौगोलिक क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाता है, इसी के लिए हम जीआई टैग दिया जाता है। तो ये किसके लिए मिला है? गुजरात को। गुजरात को मिला है कपड़ा शिल्प जो है कला अजरक, वो है गुजरात को मिला। चलिए अब और पढ़ लेते हैं इसका डिटेलिंग। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जीआई टैग दिया गया है। चलिए, अजरक का उत्पादन मुख्य रूप से 3 जगह है, ये स्पेशल पढ़े और स्पेशल आप इसको नोट डाउन करके लिखें और कल याद करके भी आए। गुजरात में कच्छ, गुजरात में भी कहाँ पर भाई? कच्छ में। ठीक है, कच्छ में। और राजस्थान में बाड़मेर, कहाँ पर? राजस्थान में, वो भी कहाँ पर? बाड़मेर में। और पाकिस्तान में सिंध में, कहाँ पर भाई? पाकिस्तान सिंध में। तो 3 जगह हो गया, गुजरात के कच्छ में, राजस्थान के बाड़मेर में, और पाकिस्तान के सिंध में। ये जो होता है, ये कौन सी कला है भाई? कपड़ा शिल्प कला है अजरक। ठीक है, चलिए ये 3 जगह आप स्पेशल लिख के नोट डाउन करें। गुजरात के जीआई टैग उत्पाद, अब ये कौन कौन से जीआई टैग उत्पाद हैं ये आपके आगे दिए गए हैं, और भी चीजों को गुजरात में जीआई टैग मिले हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो एक एक लाइन में पढ़ा रही हूँ तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इन चीजों को तत्काल याद कर लेते हैं तो आप अन्य क्वेश्चन बनाने में आपको सहायता होगी। और आपको तत्काल, आजकल ये कैसे क्वेश्चन हमेशा मिल ही रहे हैं, जीआई टैग किसको मिला, उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग मिल गए हैं, गुजरात में किन किन चीजों को जीआई टैग मिले हैं। तो आपके लिए सुअवसर है कि आप इनको बहुत अच्छे से सुसंगठित करके आप एक जगह लिख लें और इनको अच्छे से याद कर लें। चलिए, तो गुजरात में जीआई टैग मिला है, वो किन किन चीजों को मिला है वो हम देख लेते हैं। भालिया गेहूं, गुजरात के भालिया गेहूं जो है उनको जीआई टैग मिला है, वहां के क्षेत्र को भालिया गेहूं के क्षेत्र को जाना जाता है गेहूं के वजह से। चलिए, देसी खारिक, जो खारिक होता है देसी खारिक, उनको भी गुजरात के जीआई टैग मिला है। और माता दी पछेड़ी जो हस्तशिल्प कला है, ये कौन सी हस्तशिल्प कला है, उसको भी जीआई टैग मिला है, उनका नाम क्या है? माता नी पछेड़ी। संखेड़ा फर्नीचर, कौन सा फर्नीचर है? संखेड़ा फर्नीचर। और ये भालिया, ये दोबारा आ चुका है। ठीक है, तो कितने भाई हमने 4 चीजें पढ़ ली है, और एक चीज हमने पहले पढ़ ली है जो क्वेश्चन में थी, भालिया गेहूं, देसी खारिक, और माता दी पछेड़ी, और संखेड़ा फर्नीचर। और हमने अभी पढ़ के आए अजरक। अजरक क्या है भाई? कपड़ा शिल्प कला है, उसको भी गुजरात के जीआई टैग मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर की आत्मकथा, सॉरी क्या है? द द विनर्स माइंडसेट। क्या है भाई? द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? क्या नाम है? द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट जो है किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने है, सैन वॉटसन, क्यूरोन पोलार्ड, स्टीवन स्मिथ, गिलेन मैकवेल। बताइए, मैक्सवेल। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? द विनर्स माइंडसेट, ये एक आत्मकथा है, ये कौन से क्रिकेटर की आत्मकथा है ये आप बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है सैन वॉटसन। क्या नाम है? सैन वॉटसन जो है उनकी एक आत्मकथा है, जो एक क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर है, इनकी एक आत्मकथा है। क्या नाम है? द विनर्स माइंडसेट। क्या है? द विनर्स माइंडसेट, स्पेशल याद रखें, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। चलिए, हाँ देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, और सैन वॉटसन की आत्मकथा द विनर्स माइंडसेट हाल ही में लॉन्च हुई है। ठीक है, अब ये हाल ही में लॉन्च हुई है इनकी ये आत्मकथा, नाम स्पेशल याद रखें। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? रोबोट साथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या है क्वेश्चन? रोबोट साथी जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बताइए क्या पूछा गया है कि रोबोट साथी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कोई स्कीम है, क्या नाम है उसका? रोबोट
साथी, क्या नाम है? रोबोट साथी जो है वो कौन सी फोर्स या कौन सी एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे जो है इसके द्वारा लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? रोबोट साथी। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं। देखिए क्या है, भारतीय रेलवे द्वारा रोबोट साथी लॉन्च किया गया है। रोबोट साथी लॉन्च करने का रेलवे का उद्देश्य, अब ये जो रोबोट साथी है उसका कुछ उद्देश्य तो होगा जो लॉन्च किया है। चलिए उसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि यात्रियों को टिकट, सुरक्षा आदि की सुविधा प्रदान करना। यात्रियों को टिकट में सुविधा हो, लेने में सुविधा हो, या पैसे ट्रांसफर करने में सुविधा हो, टिकट का जो लगता है वो देने में सुविधा हो, या कोई सुरक्षा से संबंधित यात्रियों की बात आती है तो उसके लिए ऑल ओवर एक स्कीम लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है भाई? रोबोट साथी। इसको स्पेशल याद रखें, रोबोट साथी। और रोबोट से आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर रोबोट आता है तो आप रा से याद करें रेल, भारतीय रेल से संबंधित एक ये स्कीम है, और यात्रियों को टिकट और सुविधा से संबंधित ये एक सुविधा लॉन्च की गई है। चलिए शुरुआत में रोबोट्स को भोपाल के रानी कमलावती, इसको स्पेशल नोट करें, शुरुआत में, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुई होगी तो इसकी शुरुआत में जो है रोबोट्स को भोपाल कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश, भोपाल के कमलापति, रानी कमलापति, और दूसरा क्या है भाई? मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और नई दिल्ली, फिर कोलकाता और चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम और पटना जंक्शन पर तैनात किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है इस लाइन का पढ़ने का? देखिए कि जब ये स्टार्ट हुई रोबोट जो साथी जो योजना है वो स्टार्ट हुई, वो सबसे शुरू में कहां पर तैनात की गई या कहां से शुरू की गई? कौन कौन सी जगह है? भोपाल की रानी कमलावती, भोपाल हो गया मध्य प्रदेश। मुंबई आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहां पर स्थापित भी की गई। नई दिल्ली सबको पता ही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है, कहाँ भाई? कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और जो चेन्नई है सभी को पता है, तमिलनाडु। और ये त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम जो है आप सभी को नया सुनने को ऐसा मिल रहा हो या बहुत लोगों ने सुना हो, त्रिवेंद्रम जो है केरल की राजधानी है। आपको सुनने में अजीब लगा हो, पर तिरुवनंतपुरम जो है उसका दूसरा नाम है त्रिवेंद्रम। क्या है भाई? त्रिवेंद्रम। अब तिरुवनंतपुरम तो हम सभी जानते हैं केरल की राजधानी, पर ये त्रिवेंद्रम जो है उसको तिरुवनंतपुरम का दूसरा नाम क्या है? त्रिवेंद्रम। तो कहाँ है भाई? केरल में। और पटना जंक्शन, इतनी जगहों पर जो है रोबोट साथी जो है योजना शुरुआत में लागू की गई थी। चलिए इसको स्पेशल नोट डाउन करें और कल जो है सभी याद करके आए। अब क्या है भाई? रोबोट अर्जुन। अब ये दूसरी है, रोबोट साथी हमने पढ़ ली है, अब रोबोट अर्जुन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा कोरोना काल में टेम्परेचर हेल्थ चेकअप के लिए लॉन्च किया गया था। अब कब की गई थी ये रोबोट जो अर्जुन, जो एक प्रकार की एक योजना है या कोई भी स्कीम है, तो वो रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा ही चालू की गई थी। पर ये कब की गई थी? कोरोना काल में। आप सभी को पता है कोरोना काल में ये स्कीम लागू की गई थी, रोबोट अर्जुन। और इसका एक उद्देश्य ये था कि टेम्परेचर, उसका किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर जानना या उसकी हेल्थ की स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी देना रोबोट अर्जुन का काम था, और ये भारतीय रेलवे ने स्टार्ट की थी। चलिए हाँ, पांचवा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 27 अप्रैल। क्या पूछा गया है? अप्रैल 2024 में। 24 चल रहा है, आपको सभी को पता है। अप्रैल 2024 में कौन सा भाई, कौन सा दिवस? आयुष्मान भारत दिवस। क्या है भाई? आयुष्मान भारत दिवस जो है वो कब मनाया गया? और इसका जो आंसर है वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। चलिए देखिए उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है कि आयुष्मान भारत जो दिवस है उसका उद्देश्य क्या है वो पढ़ लेते हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर पूरे देश में दूर दराज के क्षेत्र में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना। देखिए कुछ सामाजिक क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, और कुछ समाज से पिछड़े हुए लोग जो हैं वहां पर चिकित्सा नहीं पहुंच पाती, शिक्षा नहीं पहुंच पाती, कोई भी सुविधा जो है पहुंच नहीं पाती। उसके लिए एक ये उद्देश्य बनाया गया है
इसका उद्देश्य क्या है कि वहां पर हम जाके उनकी स्वास्थ्य प्रदान करें, उनको शिक्षा प्रदान करें। पर इस ये जो एक सुविधा है उसमें सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा की बात की है, पर इसमें अदर क्षेत्र भी है, शिक्षा का क्षेत्र भी है, आधुनिकता से संबंधित भी है, औद्योगिकता से भी संबंधित है। पर हम जहाँ इसकी ये बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ चिकित्सा की बात कर रहे हैं। बहुत सस्ते में आधुनिक जो चिकित्सा है उन क्षेत्रों तक पहुंचाना जहाँ पर चिकित्सा बहुत दुर्लभ है, जहाँ पर जाना ही दुर्लभ है, वहां पर सस्ते में चिकित्सा पहुंचाना इसका एक मेन उद्देश्य है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आयुष्मान, 2 सेकंड रुकिएगा भैया, 2 मिनट बात करके बोल देना कि मैं क्लास ले रही हूँ। मैंने ऑन कर लिया, ऑन। हाँ, आयुष्मान भारत योजना, इसकी इसका क्या है भाई देख लेते हैं। अब इसकी घोषणा कब हुई थी कि केंद्रीय वित्त बजट 2018, जब केंद्रीय वित्त बजट 2018 का बजट आया था तब इसकी घोषणा की गई थी। क्या है भाई, आयुष्मान भारत योजना। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2018 में केंद्रीय वित्त बजट आया था तब इसकी घोषणा की गई थी। और ये शुरू कब हुआ था, 23 सितंबर 2018। इसकी शुरुआत जो हुई थी 23 सितंबर 2018 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। देश में 1 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना। देखिए देश में जो है 1 लाख चिकित्सा केंद्र जो है स्थापित करना इसका उद्देश्य था। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर जो है उसको हम बोल सकते हैं चिकित्सा सेंटर। चलिए 10 करोड़ परिवारों को रुपए 5.00 लाख प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ा गया। देखिए इसका एक उद्देश्य ये था कि 10 करोड़ जो परिवार है उसको जो है बीमा से जोड़ना, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा से उसको जोड़ना। 1 लाख जो है चिकित्सा सेंटर स्थापित करना और 10 करोड़ जो परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य था। चलिए अब क्या है, 6वां क्वेश्चन है, संगाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 8 पदक, 5 पदक, 6 पदक, 7 पदक। क्या पूछा गया है, संगाई तीरंदाजी विश्व कप 2024, तीरंदाजी का एक विश्व कप है, कौन सा भाई, संगाई। संगाई आप सभी जानते हैं कि चाइना में है, चीन में ये स्थापित है। तो ये जो विश्व कप है 2024 का, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है 8 पदक। 8 पदक इसमें हमारे भारत ने उपलब्धि प्राप्त की है, 8 पदकों की, 8 पदक हमने इसमें प्राप्त कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। पहले चरण में, इसमें और भी चरण है पर इसमें पहले चरण में 8 पदक जीत लिए हैं हमारे भारत ने। चलिए 8 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। पहले चरण में जो है 8 पदक जीतकर भारत एक शीर्ष अपना स्थान प्राप्त कर चुका है, पहले स्थान पर भारत आ चुका है, पर ये प्रथम चरण की ही बात हो रही है। चलिए 8 पदक में कौन कौन से पदक जीते हैं ये हम देख लेते हैं कि 5 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं। 8 पदकों में भारत ने 5 गोल्ड जीत लिए हैं और 2 रजत पदक जीत लिया है और 1 कांस्य पदक जीता है। संघाई तीरंदाजी की बात चल रही है और जो भारत के शीर्ष पर रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि इसने 8 पदक जीत लिए हैं। इसमें से जो है 5 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। और ये प्रथम चरण है, इसके और भी चरण होंगे, इस विश्व कप के जो है और भी चरण होंगे और प्रथम चरण ने हमारे भारत ने बाजी मार ली है 8 पदक को लेकर और 5 इसमें गोल्ड है। चलिए तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण का आयोजन 23-28 अप्रैल तक किया गया। पहला जो चरण था वो 23 से 28 अप्रैल को आयोजित हुआ, 23 से लेकर 28 अप्रैल तक ये आयोजित हुआ। चलिए स्वर्ण पदक विजेता, ये जो है स्वर्ण पदक विजेता वो लिखे गए हैं, देखिए पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी, वैसे इतना कोई नहीं है, जल्दी आप भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ के दिखा दे रही हूँ। तो मेंस टीम क्या है, मेंस टीम क्या है, तरुणदीप राय, प्रवीण, धीरज बॉम्बदेवरा। और फिर मेंस टीम जो है प्रथमेश, भालचंद्र, प्रियांश, अभिषेक शर्मा। मिश्रित टीम स्पर्धा, मिश्रित जो है उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगे, तो उसमें क्या है ज्योति बेनम और अभिषेक शर्मा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और कंपाउंड मेंस जो टीम है उसमें कौन है, अभिषेक,
प्रथमेश, प्रियांश, इनने भी स्वर्ण पदक जीता। और विमेंस जो महिलाओं की एक टीम थी, उसमें क्या नाम है उनका, ज्योति सुरेखा बेनम, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। इनको इनका जो स्पेशल ऐसा कोई आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, आपको एक बरबली ऐसे नॉर्मल देखना है। जैसे देखिए अभिषेक वर्मा आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, प्रथमेश दिखाई दे रहा होगा, ज्योति दिखाई दे रहा हो, तो जो हाईलाइटेड है उनको आप अच्छे से याद कर लें और बाकी सब एक बार आप पढ़ लें, ठीक है। संघाई यानी चीन की बात चल रही है, चलिए। और संघाई जो है चीन का एक सांस्कृतिक और सामाजिक औद्योगिक एक शहर है, जिसमें चीन की सबसे ज्यादा आबादी संघाई में ही पाई जाती है, ठीक है। और हर चीज का एक केंद्र होने के बावजूद भी उसको राजधानी नहीं बनाया गया। बीजिंग उसकी राजधानी है, पर संघाई जो है एक सांस्कृतिक औद्योगिक चीन की एक शहर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने, 98वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। बताइए क्या पूछा गया है? चर्चित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संविधानिक दर्जा दिया गया है, वो भी कौन सा संविधान संशोधन को बनाकर दिया गया है? इसका जो आंसर है वो है 99वां संविधान संशोधन। 99वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है उसको जोड़ा गया है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है उसकी स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा की गई। कब भाई? 2014 में ये किया गया। कौन से संविधान संशोधन? 99 संविधान संशोधन में। चलिए, इसे कॉलेजियम प्रणाली की जगह स्थापित किया गया। कॉलेजियम क्या होता है भाई? एक कुछ न्यायाधीशों का एक समूह होता है जो डिसाइड करता है कि न्यायाधीश कौन किसको नियुक्त किया जाना चाहिए। वो ही लोग डिसाइड करते हैं कि किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं करना है। तो ये जो है किसकी जगह पर स्थापित हुई थी भाई? ये जो आयोग है वो कॉलेजियम प्रणाली की जगह पर स्थापित किया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि इसे शक्तियों के इसमें आधा नहीं दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। शक्तियों का बंटवारा बोलते हैं ना, कि एक ही जगह शक्ति ना आए, शक्ति हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर एक के पास कोई शक्ति आ जाए तो उसका जो है शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था इनके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और जो हमने पढ़े हैं, इसलिए इस चीज का मतलब विरोध किया गया था कि एक के हाथ में शक्ति नहीं आनी चाहिए। चलिए, एनजेएसी में न्यायिक सदस्यों के अलावा गैर न्यायिक सदस्य, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे, ठीक है। इसमें क्या है भाई, जो हमने पढ़ा अभी, जो नियुक्ति आयोग जो है उसमें कौन कौन है भाई? एक तो न्यायिक सदस्यों के अलावा एक न्यायिक सदस्य होते थे, और उनके अलावा गैर न्यायिक सदस्य भी होते थे, और केंद्रीय कानून मंत्री भी, और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जिनकी ख्याति अच्छी हो, इसमें इनको शामिल किया गया था, इस आयोग में शामिल किया गया। चलिए अब कॉलेजियम जो प्रणाली है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति तो कहने मात्र है, आप सभी ने पढ़ा हो अगर संविधान आपने देखा हो, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ देखने के उसमें होता है एक, ठीक है, वो शक्ति है, पर बाकी उसके हाथ में कोई पावर ऐसी होती नहीं। कॉलेजियम जो है वो ही डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश किसको चुना जाए, ठीक है, ऐसी प्रणाली है। चलिए, और देखिए अनुच्छेद याद कर लीजिए, 124 और 217, इसमें कॉलेजियम की बात करी गई है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कौन नियुक्त होगा वो कॉलेजियम डिसाइड करेगा। तो भाई संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में ऐसी बात कही गई है, इसको नोट कर ले। चलिए, हाई कोर्ट
कॉलेजियम। क्या है भाई? हाई कोर्ट कॉलेजियम के बारे में दिया गया है। इसमें संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसमें जो है हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। और नियुक्ति हेतु इन नामों पर आगे भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश विचार करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि ये जो कॉलेजियम जो है एक ग्रुप होता है। कुछ तो ऐसे ही न्यायाधीश होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उनका एक ग्रुप होता है, वो डिसाइड करते हैं कौन से न्यायाधीश को रखना है, कौन से न्यायाधीश को नहीं रखना है। तो ये शक्ति जो है कॉलेजियम के हाथ में होती है। ठीक है, ये उसके बारे में ही बात चल रही है। चलिए ये पूरी डिटेलिंग। अब चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है? हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रूस समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए इसके ऑप्शन जो है त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, 1 और 2। बताइए क्या है? 1 और 2 भी हो सकते हैं, ये चौथा ऑप्शन है। अब बताइए इसका आंसर क्या है? पूछा क्या क्या समाचार में देखी गई ब्रू जो समुदाय है वो कहाँ पर किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है चौथा, 1 और 2, मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम में जो है वो ब्रू समुदाय के जो है वो देखी गई है, उस राज्य से संबंधित है। चलिए हम देख लेते हैं। ये एक जनजाति है, ब्रू समुदाय एक है, वो एक जनजाति है। देखिए पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, असम में पाई जाने वाली ब्रू समुदाय की पहली बार मतदान में भाग लिया। ये बहुत विशेष बात है कि ब्रू जनजाति जो है उन्होंने मतदान में पहली बार भाग लिया, और वो कहाँ पर? जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, वहाँ पर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रू समुदाय, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं। ब्रू समुदाय को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रू समुदाय जो है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको नोट डाउन करें, रियांग। रियांग जो है वो ब्रू समुदाय को अदर नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? रियांग। चलिए यह समुदाय मुख्य रूप से मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में रहता आ रहा है। कहाँ पर? त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये 3 जगहों पर ब्रू समुदाय या ब्रू जनजाति पाई जाती है, जिन्होंने मतदान में अपना योगदान पहली बार दिया है। चलिए त्रिपुरा में रियांग को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हम जो है ब्रू को हम रियांग भी बोलते हैं, पर हम अब किसकी बात कर रहे हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा को जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति, त्रिपुरा में जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप से ये दर्ज किया गया है। त्रिपुरा में इनको कमजोर जनजाति के एक श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब नवा क्वेश्चन क्या है? खनन मंत्रालय द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, नागपुर, रांची, नई दिल्ली, कोलकाता। बताइए क्या पूछा गया है? खनन मंत्रालय द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन क्या है? खनिज शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? और इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। खनन मंत्रालय के द्वारा जो है ये सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में संपन्न किया जा रहा है। चलिए खनन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कितने दिवसीय है, कितने दिन का है ये सम्मेलन? 2 दिन का। ठीक है, 2 दिवसीय ये सम्मेलन है। अब इसकी थीम क्या है? इस थीम क्या है भाई? क्रिटिकल मिनरल्स समिट इनहेंसिंग। क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स समिट इनहेंसिंग। इसका अर्थ क्या होता है? क्रिटिकल यानी गंभीर स्थिति में या जिसकी स्थिति अभी अच्छी ना हो, वो जो खनिज है उनको बढ़ाना। ठीक है, इनहेंसिंग यानी बढ़ाना। तो ये थीम इस बार की है। ठीक है, मिनरल्स यानी खनिज। चलिए आयोजनकर्ता कौन है इस सम्मेलन के? शक्ति सस्टेनेबल एजेंसी फाउंडेशन, शक्ति ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, CEOW और भारतीय सतत विकास संस्थान IISD। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये आयोजन करता है। ठीक है, एक बार पढ़ सकते हैं कि शक्ति सस्टेनेबल एजेंसी फाउंडेशन और पर्यावरण जो जल परिषद जो है उनके द्वारा सतत विकास संस्थान
संस्थान के द्वारा जो है ये जो दिवस है उसको आयोजित किया गया। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो खनिज के बारे में इनके जो खनन है उसको बढ़ावा देना, इनको बढ़ावा देना, आगे इनको ट्रांसफर करना, ये बढ़ावा इसका उद्देश्य है। चलिए, खनिज के क्षेत्र में ज्ञान साझा करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। खनिज के क्षेत्र में जो है ज्ञान एक दूसरे को प्रदान करना और इसमें कोई नवाचार हो सकता है तो वो नवाचार बढ़ाना। और खनिज आप सभी जानते हैं कि खनिज से किसी देश की अर्थव्यवस्था किस लेवल पे जा सकती है। अगर खनिज आपकी जो है वो अच्छी मात्रा में आपके देश में पाए जाते हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। चलिए, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोर्ट को भारत की शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन को मंजूरी दी गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिझीझम पोर्ट, दीनदयाल कांडला पोर्ट और मोरमुगांव पोर्ट और न्यू बेंगलोर पोर्ट। बताइए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट को भारत की शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन की मंजूरी दी है? इसका जो है कि जब भी कोई भी किसी भी दूसरे देश में हमारा सामान जाता है, जहाजों से अगर सामान जा रहा है, शिपिंग यानी उसको तैयार करना, सामान को भरवाना, उसको तैयार करके उसको ट्रांसफर करना, तो वो शिपिंग उसको कहा जाता है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है संचालन हेतु मंजूरी दी गई है पहले। ये ध्यान रखिए, हमारे भारत का पहला होगा। तो ये जो पोर्ट है उनमें से आपको एक आंसर लगाना है और इसका जो आंसर है वो है बिझीझम। क्या है? बिझीझम जो पोर्ट है वो भाई भारत का जो है वो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो कौन सा है? बिझीझम पोर्ट। वो कहाँ पर है भाई? केरल में। केरल का ये जो पोर्ट है वो पहला ऐसा घोषित किया गया है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिझीझम पोर्ट को भारत के शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन को मंजूरी दी गई है। परियोजना का लक्ष्य भारतीय कार्गो बाजार की एक हिस्से पर कब्जा करना है। कार्गो बाजार क्या होता है भाई? कार्गो बाजार शिपिंग से ही संबंधित होता है, यानी उसको तैयार करना, माल को तैयार करना, माल को व्यवस्थित करके उसको ट्रांसफर कर देना, ये शिपिंग के अंतर्गत आता है और इसी को कार्गो बाजार के अंतर्गत इसको कार्गो शब्द इसी के लिए यूज किया जाता है। जो कार्गो बाजार है, ठीक है, जो कि कोलंबो, श्रीलंका जैसे विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से सालाना 10 लाख से अधिक कंटेनरों को स्थानांतरित करता है। ठीक है, ये शिपिंग से संबंधित है, माल को ले जाने का जो कार्य है उससे संबंधित है। और जो हमारे केरल के बिझीझम जो पोर्ट है उसको दर्जा मिल गया है। ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जो केरल में स्थापित है। चलिए, आई थिंक ये हो चुके हैं 10 क्वेश्चन पूरे। हाँ, अभी थोड़ा और है, वो देख लेते हैं। बिझीझम पोर्ट केरल राज्य में स्थित है, जो कि अदानी ग्रुप, देखिए इसको स्पेशल याद रखें, जो केरल का हमने अभी जो पढ़ा बिझीझम पोर्ट जो है वो केरल में है, वो अडानी ग्रुप का है और भारत को डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता है। चलिए, ये लास्ट है। चलिए, हो गया। इसी के साथ अब कल मिलते हैं। राधे राधे।